ओके, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे हिस्ट्री के एनसीईआरटी के 5th चैप्टर के ऊपर। तो हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में देखा था कि किस तरह से जो किसान होते हैं, आदिवासी होते हैं, ये लोगों को लगने लगता है कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के लोगों का शोषण कर रही है। और आप लोग देखोगे कि समय के हिसाब से किस तरह से जो लोग हैं, जो लोग अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो देखोगे आप लोग धीरे धीरे किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके साथ बगावत करने लगते हैं। और ये जब पूरी चीज़ें आपको दिखेंगी धीरे धीरे, जब आपको चेंजेस देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा एक 1857 का जो विद्रोह है उसका रूप ले रहा है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत सारी जो बीच में चीज़ें हैं उनको समझना है। क्योंकि देखो, कोई भी जब विद्रोह होता है तो विद्रोह होने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हर तबके के लोग बोलो या हर तरह की जो चीज़ें हैं उनको एकत्रित करना होता है। क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्ति के खिलाफ लड़ने जा रहे हो, आपकी बहुत बड़ी ऐसी चीज़ के ऊपर आप विद्रोह करने जा रहे हो जिन लोग लगभग आप देखोगे कि पिछले 90 से 95 साल से आपको शोषित कर रहे हैं और आपकी जगहों पर राज कर रहे हैं। तो कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, लगातार बहुत ही प्लानिंग करना पड़ता है। और आपको जो ये प्लानिंग है वो लगातार दिखती हुई दिखाई देंगी कि किस तरह से जो लोग हैं वो ऊपर आएंगे, है ना। महाराष्ट्र में बोलो या फिर आप लोग मराठवाड़ा साइड बोलो, किस तरह से लोगों का जो एकत्रीकरण है वो देखा जाएगा। और आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि जो चीज़ें हैं वो अब बदल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सब चीज़ों को एक जो लोग सोच रहे हैं, वहाँ के जनता क्या सोच रही है, उसको हम लोग करीब से देखेंगे। मेनली 2 स्रोत है यहाँ पर। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग इसको एक बार रीड करो तो भी हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। दोनों जो लोगों की दशा है उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लोगों के साथ जो अन्याय है वो देखा जा रहा था। और ये जो पूरी चीज़ें सब लिखित है आज भी। आप लोग जैसे कि ये माझा प्रवास बुक है, उसका पृष्ठ नंबर 23-24 देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें आज भी वहाँ पर लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में बातें चल रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, दोनों ही चीज़ देखेंगे हम लोग। एक महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे हैं उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है माझा प्रवास, वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सीताराम पांडे हैं उन्होंने अपने स्मरण में क्या लिखा है। और वो जो लिखते हैं और वहाँ की जो दशा बताते हैं उससे आप समझोगे कि जो विद्रोह का रूप लेने वाली ये चीज़ें वो किस तरह से आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो बहुत सारी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे कि जो सैनिक विद्रोह है वो किस तरह से जन विद्रोह बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग मेनली बात करेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 5 है उसका पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, एक और पार्ट होगा जो कि पार्ट 3 होगा। अभी पार्ट 2 में हम लोग मेनली जो विद्रोह है ना, वो किस तरह से जो जन विद्रोह का रूप ले लेगा वहाँ तक चीज़ों को देखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से जो बगावत है वो फैलती गई। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो बहादुर शाह जफ़र है उनको फिर से मुग़ल बादशाह बना देना चाहिए और वो फिर से राज करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है। लेकिन आप देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें किस तरह से बदलती है, नाना साहेब की किस तरह से एंट्री होती है। तो ये सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले ये जो बुक का पृष्ठ है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। तो क्या होता है, विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें एक सलाह दी कि आप आगे न जाते हुए क्या करें, वापस चले जाएं। ठीक है, क्योंकि 3 दिन तक भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। उनका ऐसा मानना है सिपाहियों का कि अगर आप आगे जाते हो तो आगे एक बहुत कोहराम मचने वाला है ना, कुछ तो भी होने की आशंका है। ठीक है, तो जो सिपाहियों ने जो उनसे बातचीत किया, वो बातचीत को किस तरह से लिखा है वो अब हम लोग देखेंगे। उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं उनसे, सिपाही कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं, क्या नाम है उनका, विष्णु भट्ट लिखते हैं कि वो जब लोग जा रहे हैं तो उनसे वो कहते हैं कि अंग्रेज़ सरकार जो हिंदू मुसलमान है उनको नष्ट करने की आमदा पर है। ठीक है, उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। मतलब वो सिपाही कह रहे हैं उन लोगों से कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने किस तरह से एक सूची बनाई है और कलकत्ता से सारे राजाओं और राजकुमारी की मौजूदगी में उसको एक ऐलान कर दिया है
क्या ऐलान किया है? उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएंगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी जो राजधानियां हैं वो लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई है और जो मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। तो ये इस तरह की जो साजिशें हैं वो आज भी आप लोग माचा प्रवास की जो किताब है उसमें पढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से जो 84 का नियम है उसकी सूची बनाई जाती है। ठीक है ना, मतलब मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है अभी 1857 का, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। आप देखोगे कि इतनी सारी चीज़ें साथ में घटित हो रही है। ठीक है, अब ये जल्दी ही हर टुकड़ी पर उत्तेजना छा गई। तो ये एक और है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। उस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरण से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। ठीक है, तो अब आप देखोगे इनको भर्ती किया गया, ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे जो इनका एक पुत्र है या इनका जो एक बेटा है वो तो इन लोगों के साथ है ना, जो लोग अभी आप देखोगे कि विद्रोह के रूप में, मतलब विद्रोह करने वाले लोगों के साथ है। तो आप देखोगे कि जो उन्होंने 48 साल तक नौकरी की है ना, और 1860 है उसमें वो सेनावृत्त भी हुए। उसके बाद आप देखोगे उन्हें बगावत को, जो बगावत हो रही है उसको दबाने के लिए मदद भी की, मतलब अंग्रेज़ों की वो लगातार मदद कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जो उनका बेटा है वो विद्रोहियों के साथ शामिल है। तो आप देखोगे उन्हीं के सामने उनके बेटे को जो अंग्रेज है वो मार देते हैं। अब आप सोचिए एक बाप के लिए अपने ही बेटे को सामने से मारते हुए देखना, ये कितना दर्द भरी बात है। और एक ऐसे अफसर के बेटे को मार रहे हो जो अफसर आपके साथ लगातार 48 साल तक नौकरी कर रहा है। सोचिए ना, मतलब वहाँ पर आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे कोई फीलिंग वाली चीज़ है, और आपको लगने लगेगा कि अब सच में कि बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे जो बड़े बड़े विद्रोह है वो नहीं हो रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर घट रही है। ठीक है, तो अपने सेनावृत्ति के बाद उन्होंने कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। अब एक नारगेट कौन है? एक इंग्लिश है जो कि अब इसको ट्रांसलेट करेगा। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में लिखे स्मरण को क्या किया, मतलब जो नारगेट है उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको अनुवाद किया। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार एक किताब है, उसमें ये सब चीज़ प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो वो जो स्मरण है सीताराम पांडे का, अब हम उसको देखते हैं कि उसमें लिखा क्या है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया है और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे हैं। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नामिंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत भेज दिया गया है। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हवा दी है। उन्होंने सिपाहियों को यह बताया है कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हज़ार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया है ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझाव पर अमल करे तो वह सेना ऐसा कर सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार यहाँ पर घट रही थी। अब आपको ये एक इमेज दिख रही है, तो ये एक बेसिकली जो मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। तो आप देखोगे किस तरह से एक इमारत है और इनकी इमारत में क्या करे हैं, आग लगा दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक और स्रोत है उसको हम देख लेते हैं। सहयोग में इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। अभी छावनियाँ मतलब क्या होता है, एक रहने की जगह है ना, एक छोटा सा टेंट टाइप का, मतलब वहाँ पे स्पेशली वही तरह के काम किए जाएंगे। ठीक है, आज भी आप देखोगे भारत में भी बहुत सारी जो जगह है वो छावनी नाम से जानी जाती है। तो ये उसी से रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया।
कुछ लोग ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उन्हें मज़हब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही ज़िक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूत किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करके मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को भ्रष्ट हो जाए। अब आपको पता है ना कि जो भारत है विविधता वाला देश है ना, यहाँ पर आपकी भावनाओं को अगर कोई आहत कर दे तो इसका मतलब यही है ना कि अगर आपकी भावना आहत हो रही है तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं जैसे कि अगर सूअर की चर्बी चढ़ा रहे हैं, है ना, जो गाय है उनके चर्बी चढ़ा रहे हैं, तो अब ये तो भावनाओं से त्रस्त पहुँचाने वाली चीज़ें हैं ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही है कि इन लोगों के बीच में जो झगड़े हैं, वो आपसी जो संबंध है वो ख़राब हो। और आप देखोगे कर्नल साहब का ये मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही है इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी है। तो ये पूरा आपको अगर आप देखोगे सीताराम पांडे की एक बुक है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, इसमें आपको मिल जाएंगी 162 163 पेज नंबर में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार यहाँ पे घटित हो रही थी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो सैनिक विद्रोह है वो जन विद्रोह बन गया। तो अब तक आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप लोग कमेंट में पूछिए, है ना। और अगर आप जल्दी से पूछना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में ही पूछ सकते हो। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है पूरे क्वेश्चंस क्लियर करते हुए चलो, क्योंकि जो बेसिक है आपका वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो लगातार जो आगे की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो समझने में हमको काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे कि इस तरह से जब हम लोग 9th क्लास की NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो विश्व का इतिहास है उसको समझने वाले हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी समझ अगर विकसित है आपकी तो वो बहुत आसानी समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ही घटनाएं साथ में चल रही है, ठीक है। यद्यपि हाँ, अब आप इसलिए तो कंफ्यूज नहीं होना कि विद्रोह क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब सिपाही इकट्ठी अपने सैनिक अफसरों को मानने से इनकार कर देते हैं तो वो एक विद्रोह का रूप ले लेता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो सैनिक विद्रोह है वो जन विद्रोह बन गया। तो यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। अब आप देखोगे कि किस तरह से जो विद्रोह है, जो सैनिकों का विद्रोह है, वो कैसे सभी लोगों का विद्रोह बन जाएगा। क्योंकि आप देखोगे जब उत्तरी भारत में मतलब 1857 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएंगी फतह और शासन के 100 साल बाद। मतलब आपको पता है कि लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो अब 1857 चल रहा है। मतलब अब आप देखोगे कि लगभग जो कंपनी है उसको 100 साल हो गया है, और एक ऐसे भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा है कंपनी को जिसकी उन लोगों ने कभी सोचे भी नहीं थे। और आप देखोगे मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। 100 साल तक तो राज कर लिए, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे लोगों की समझ विकसित होने लगी, सैनिक ताकतवर होने लगे, और आप देखोगे कि किस तरह से जो बगावत है उसका जो डर है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सताने लगा। मेरठ में शुरू करके इन सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के उत्तरी भाग में फैली, और अब हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे कि मेरठ से दिल्ली तक किस तरह से ये सब चीज़ें जाने लगी। मंगल पांडे की बात कम करेंगे, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो बहादुर शाह जफ़र है उनको लोग मानने लगते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो सैनिक है ना, सैनिक के विद्रोह को आप देखोगे वो कैसे जन विद्रोह में बदल गया। और उसके बाद हमने देखे कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लिए अब आफत आ रही है, ऐसा उनको लगने लगा था, ठीक है। हमने 2 स्रोत देखे जिन स्रोत में किस तरह से जो विद्रोह है वो होने वाला है, इसकी जो आशंका है
उसको जताई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जो जन विद्रोह है ना, जब मेरठ से दिल्ली पहुंचता है हाँ, दिल्ली के लोगों को क्या लगने लगता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें लगभग हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर है वो एंड हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।